हेलो बच्चों, हमारे चैनल एस सी स्क्वायर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस सी स्क्वायर। तो आज मैं आपको आईसीएसई बोर्ड का क्लास 7 का फिजिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 एनर्जी शुरू कर रहा हूं। मैं यहां पर पूरे सिलेबस की रीडिंग कराऊंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये चैप्टर नंबर 3 एनर्जी का पार्ट 1 है। ओके, चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। चैप्टर नंबर 3 एनर्जी। एनर्जी इन एवरीडे लाइफ वी एसोसिएट एनर्जी विद वर्क। यानी कि हम हमेशा प्रत्येक दिन हमारी लाइफ का हर एक दिन में हम एनर्जी के काम से जुड़े हुए होते हैं। एसोसिएट मतलब जुड़े हुए होते हैं। वी में से आई जस्ट डोंट हैव द एनर्जी टू वर्क एनी मोर, है ना। यानी कि आई जस्ट डोंट हैव द एनर्जी, हम ये कह सकते हैं हमारे पास कोई एनर्जी नहीं है काम करने के लिए, और ज़्यादा काम करने के लिए। हम कहते हैं ना ऐसा। इन फिजिक्स में भी द टू क्वांटिटीज़ आर क्लोजली रिलेटेड। फिजिक्स में भी ना दो क्वांटिटीज़ ना हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, आपस में संपर्क में रहती हैं, है ना, रिलेट रहती हैं। तो एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। देखो मैं बताता हूँ एक्चुअली में एनर्जी होता क्या है। एनर्जी ये होता है कि जितनी एनर्जी होगी ना हम अपने काम को कर सकते हैं उस एनर्जी से। तो एनर्जी एक एबिलिटी है, ठीक है। एनर्जी ही आपके अंदर क्षमता पैदा करती है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी की तरफ। तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी में सिंस द एनर्जी समथिंग हैज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क। तो हमारी जो एनर्जी है ना उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, ये हमारा अमाउंट ऑफ वर्क होता है। यानी कि जो एनर्जी जो होती है ना वही हमारा वर्क होता है। इट कैन डू, है ना, वर्क भी हो सकता है यानी कि काम भी होता है। एनर्जी हैज़ द सेम यूनिट एज वर्क इन एसआई द जूल जे। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये जो एनर्जी होती है ना उसकी वही यूनिट होती है जो वर्क की यूनिट होती है। और हम एसआई सिस्टम ही पढ़ते हैं अपने फिजिक्स में। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क कह लो या फिर एनर्जी कह लो, उसकी जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। जूल होती है जिसको जे से डिफाइन करते हैं, ठीक है, कैपिटल जे से डिफाइन करते हैं। इन द सीजीएस सिस्टम, है ना, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज द कैलोरिक CAL। सीजीएस सिस्टम में जो हमारी एनर्जी की जो यूनिट होती है ना वो कैलोरी होती है, जिसको डिफाइन करते हैं CAL से। किससे डिफाइन करते हैं, CAL जहाँ भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आप समझ जाएंगे कि ये एनर्जी है। क्या है ये, एनर्जी की यूनिट है, और पहचान भी जाएंगे कि ये एनर्जी है। थ्रू दिस यूनिट इज़ नॉट जनरली यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क, है ना। इस यूनिट से हम जनरली क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक वर्क को, अपना कोई भी साइंटिफिक वर्क होगा उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ स्टिल यूज टू मेज़र द एनर्जी ऑफ फूड, ठीक है ना। तो ये किसकी एनर्जी को मेज़र करता है, फूड की एनर्जी को मेज़र करता है। फूड, है ना, खाना जो हम खाते हैं तो उसको हम लोग ये चेक करते हैं कि कितना कैलोरी है उस फूड में, है ना। तो वो यूनिट होती है फूड की। द किलो कैलोरीन KCAL और CAL इज़ ऑल्सो यूज टू एस्टिमेट द एनर्जी कंटिन्यूड इन फूड। तो कह रहे हैं कि जो किलो कैलोरी है ना, इसको डिनोट करते हैं KCL, है ना, या फिर CAL से। इसको यूज़ किया जाता है हमारी फूड की एनर्जी को क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए या यूज़ करने के लिए। तो देखो यहाँ पर आपका रिलेशन दे रखा है, जो कैलोरी होगा ना, 1 कैलोरी जो होगा वो 4.1868 के बराबर होता है। यानी कि 4.2 के आसपास हो गया ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं ना 4.2 जूल। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये 4.1868 जूल से 4.2 जूल कैसे आ गया। तो ये अप्रॉक्स यूनिट है, हम लोग ये लेते हैं, ठीक है। अगर 1 कैलोरी है तो मतलब 4.2 जूल के बराबर है। तो ये आया कहाँ से 4.1868 जे। तो देखो 4.1868 ये टर्म ना, इनको हम लोगों ने ना पॉइंट टू में कंसीडर कर लिया कि ये जो 0.1868 है ये 0.2 के बराबर है, इसीलिए 4.2 जूल हो जाता है यहाँ पर।
तो और 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं, 1000 कैलोरी होते हैं। कितने होते हैं, तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल और 1 किलो कैलोरी में आपका 1000 कैलोरी होता है। ठीक है, बात समझ में आई है आपको। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या आता है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आता है। तो वी विल डिस्कस वर्क इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। तो हम इसकी डिटेल वर्क के बारे में जो जानकारी है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ऐसा बोलता है ये। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट फॉर्म इन विच एनर्जी कैन एग्जिस्ट। तो इस चैप्टर में हम एनर्जी के अलग अलग तरीके के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एंड हाउ वन फॉर्म कैन चेंज इनटू अनदर, और कैसे एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या आता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं। द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी आर। तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है एनर्जी के, जो दो एनर्जी के जो फॉर्म है मोस्ट कॉमन जो यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। वो नंबर 1, द एनर्जी दैट ए बॉडी हैज़ ड्यू टू इट्स मोशन कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या कहता है, एनर्जी दैट ए बॉडी हैज़ ड्यू टू इट्स मोशन। तो किसी भी बॉडी में, है ना, या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन आता है तो किसकी वजह से आता है भैया, एनर्जी की वजह से आता है, ठीक है ना। तो उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी समझ के, सपोज करो ये हमारा पेंसिल एक आपका ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है। अगर हमने इस पर क्या कर दिया है, अगर हमने इसको एनर्जी लगाया है, एनर्जी लगा के मतलब इस पर सपोज करो फोर्स लगा दिया, है ना, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगा दिया तो इसमें मोशन आया ना। मोशन तभी आ सकता है जब आप कोई अलग से एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी को अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पे। तो फोर्स और एनर्जी अप्लाई करने पे किसी बॉडी पे जो उसमें मोशन आ रहा है, पेंसिल इधर से उधर हो रही है ना, या अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स हो रही है, आप जिस भी डायरेक्शन में एनर्जी को लगाएंगे तो उसी मोशन की वजह से ना, उस ऑब्जेक्ट में जो मोशन आता है उसकी वजह से ही उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, ऑब्जेक्ट में, पेंसिल में काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। चलो 1 नंबर पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 चलते हैं। द एनर्जी दैट ए बॉडी हैज़ ड्यू टू इट्स पोजीशन और कंडीशन कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहता है, तो जो हमारी किसी बॉडी में जो एनर्जी है ना, उसकी पोजीशन की कंडीशन की वजह से, ठीक है ना, किसी बॉडी में एनर्जी की वजह से उसकी जो पोजीशन आती है या फिर जो कंडीशन आती है ना, उसी को उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आर टुगेदर नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। जब ये दोनों एनर्जी मिल जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों के मिलने से ही क्या बनता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी बनता है, ठीक है। चलो क्लियर है पॉइंट ये मैकेनिकल एनर्जी वाला। अब मैं आगे की तरफ पढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, बिल्कुल कूल होके पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक एक चीज़ को समझाऊंगा, आपको डिक्टेट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड दैट वर्क इज़ डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव थ्रू सम डिस्टेंस। देखो फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया ना, मैंने आपको पहले ऊपर बताया था ना कि किसी भी पेंसिल में या किसी बॉडी ऑब्जेक्ट में जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, एनर्जी अप्लाई करेंगे, तब उसमें क्या आता है, मूवमेंट आता है। तो मूवमेंट आता है तो उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, है ना, कहा था ना। तो ये भी क्या कह रहे हैं, यू हैव लर्नड दैट, आप पढ़ चुके हो कि वर्क इज़ डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स थ्रू द सम डिस्टेंस। तो हमारा काम कब होगा, वर्क कब माना जाएगा, हो गया है जब उसमें हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स को अप्लाई करेंगे और उस बॉडी को मूव कर देंगे कुछ डिस्टेंस तक, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें क्या आ गया है आपका, समझो वर्क हो गया है, काम हो गया है। यानी कि काम होने के लिए क्या ज़रूरी है, आप एनर्जी या फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट में और उसको मूवमेंट में लेके आए, है ना। वो फोर्स, कोई चीज़ फोर्स लगाने पे मूवमेंट में आ जाए, है ना, चलने की दिशा में आ जाए, गति उसकी जो स्पीड है ना, स्पीड में आ जाए वो, है ना, मोशन में आ जाए। तो समझ में आई बात ये वाली लाइन। दस इफ़ यू पुश ए बॉक्स अलोंग द फ्लोर,
यू विल डू सम वर्क एज द पॉइंट वेयर यू अप्लाई फोर्स मूव्स अलॉन्ग द फ्लोर। कह रहा है जैसे कोई फ्लोर पर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है, आपने ना फ्लोर पे ना आपने फोर्स लगाया किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया। तो देखो जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, रखा हुआ है किस पे, फ्लोर पे, और आपने सपोज करो इस पॉइंट में, इसके लास्ट एंड पॉइंट में यहाँ पर आपने फोर्स लगाया ऐसे ऊपर की तरफ। तो देखो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे कुछ डिस्टेंस, तो इसकी आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रही है ना, किसकी वजह से बढ़ रही है, फोर्स की वजह से बढ़ रही है। इस पॉइंट पे फोर्स लगाया तो ये पेंसिल ऊपर की तरफ जा रही है ना। अगर नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये पेंसिल नीचे की तरफ आएगी, है ना। राइट साइड लगाएंगे फोर्स तो राइट साइड जाएगी, लेफ्ट साइड फोर्स लगाएंगे तो लेफ्ट साइड जाएगी। इसका मतलब यही कहना चाह रहा है ये कि हम जब किसी बॉक्स पे फ्लोर के अलोंग में हम जब फोर्स लगाते हैं या कोई वर्क करते हैं, किसी पॉइंट पर कोई फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स के अलोंग, है ना, वो क्या ऑब्जेक्ट है, मूव करने लगता है, दैट्स इट, है ना। तो ये भी आपका जैसे फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर पेंसिल है, पेंसिल पे आपने किसी पॉइंट पे फोर्स लगाया तो मूव करने लगी ना ये फोर्स के अलोंग, है ना। तो ये वाली बात है ये। नाउ इफ हैवी बॉल्स रोल्स अलोंग द ग्राउंड। अब क्या कहता है, अगर एक कोई भारी बॉल का रोल है, उसको आप क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, सॉरी, बॉल को रोल कर रहे हैं ग्राउंड पर, तो क्या होगा, देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे क्या होता है। तो ये होगा, बॉक्स कोलाइड्स विद द बॉक्स विल मूव, है ना। वो जो बॉल का जो हैवी बॉल है, अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं किसी पॉइंट पर रोल करने के लिए, तो क्या होगा, ये होगा कि बॉक्स जो है मूव होने लगेगा, है ना, चलना शुरू कर देगा, मूव होने लगेगा। तो द बॉल इज एबल टू डू सम वर्क ऑन द बॉक्स बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। क्या कहता है, तो बॉल क्या करने लगेगा, बॉल यानी कि कुछ ना कुछ काम करेगा, है ना, बॉक्स पे। तो किसकी वजह से करेगा, मोशन की वजह से ही तो करेगा। कोई भी काम होगा ना वो मोशन की वजह से होगा। जब तक आप उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में जब तक आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक क्या हो सकता है, वो मोशन नहीं करेगा। जैसे ही आपने फोर्स लगा दिया वो मोशन करने लगेगा। सिमिलरली ए मूविंग स्ट्राइकर इज एबल टू मूव काउंटर्स ऑन अ कैरम बोर्ड बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। देखो कैरम बोर्ड हम सभी लोग खेलते हैं, उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जो स्ट्राइकर जो होता है वो कब मूव करता है या कब काउंटर करता है ना, कब काउंट करता है, कब काउंटर करता है, जब हम कैरम बोर्ड पे जब हम उसको ना क्या करते हैं, है ना, मोशन की वजह से ही तो काउंटर करता है। जब आप उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरीके से, है ना, यूँ किया आपने, पुश किया ना, तो फोर्स अप्लाई किया, तभी तो वो काउंटर करेगा, स्ट्राइक करेगा किसी दूसरी गोटी के साथ में, है ना, या कैरम बोर्ड की बाउंड्रीज के साथ में। तो कब करेगा, जब एनर्जी फोर्स अप्लाई करेंगे तभी करेगा, और तब वो मोशन में तभी आएगा। क्लियर है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड इज मूविंग हैज़ सम काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ मास होता है ना, कुछ ना कुछ उसका मास होता है ना, वेट होता है ना। तो उसकी वजह से जब वो मूव करता है, ठीक है, तो उसी को किसकी वजह से मूव करता है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन में आपका मूव कब करेगा, जब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आना शुरू हो जाएगा, है ना। कोई भी पहले बॉडी आपकी स्टेबल है, स्टेबल तब तक है जब आपने फोर्स नहीं लगाया। जैसे ही फोर्स लगाया तो वो मूवमेंट में आ जाएगी, मूवमेंट में आ जाएगी तो उसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है ना। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, उसमें गति आने लगी ना, स्पीड आ गई ना, उसकी जो पोजीशन है चेंज होने लगी ना। पहले कोई चीज़ रखी थी, आपने फोर्स लगाया, अब वो मूव करने लगी, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई इसमें पेंसिल में, ठीक है। दिस इज़ ट्रू नॉट ओनली ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही बात सही नहीं है कि सॉलिड्स के लिए ही अप्लाई करेगा। सॉलिड क्या होते हैं, आपकी जो ठोस चीज़ें जो होती है ना, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि क्या कह रहा है, बट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस एज वेल। ये लिक्विड्स के लिए भी है, गैसेस के लिए भी है। मतलब अगर इनमें भी आपने फोर्स लगाने की कोशिश की, फोर्स लगाया, तो इनकी भी मूवमेंट इनमें होने लगेगी, तो इनमें भी काइनेटिक एनर्जी आने लगेगी। किसमें, लिक्विड और गैसेस में भी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर मेक्स क्लॉथ्स एंड
लीव्स फ्लैटर, ठीक है। तो ये क्या कहता है, जो एयर जो है ना, हमारी जो हवा जो है, जब वो मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्लॉथ्स एंड लीव्स फ्लैटर। तो हाँ, जो कपड़े जो होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, या ट्रीज़ के लीव्स, पत्तियाँ होती हैं, वो हिलने लगती है ना। तो इसका मतलब जब कोई चीज़ हिलने लगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। इट हेल्प्स टू मूव काइट्स एंड सेलिंग बोट्स। तो ये क्या हेल्प करता है, काइनेटिक एनर्जी, उसी की वजह से तो हम काइट को मूव करा सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं, है ना, या फिर बोट को चला सकते हैं। तो इसका मतलब जब तक किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी तो आप उसको मूव नहीं कर पाएंगे। पतंग भी उसका एक एग्जाम्पल है, काइट भी उसका एक एग्जाम्पल है। जैसे आप उसको एयर में लेते हैं, एयर में लेने के बाद जैसे आपने फोर्स अप्लाई करते हैं अपने हाथ से और एयर के कांटेक्ट में आता है, तो पतंग में क्या जाता है, काइट में क्या जाती है, काइनेटिक एनर्जी आती है, तो वो मूव करने लगती है एयर में। क्लियर है ना। अर्लियर दिस एनर्जी वाज यूज टू टर्न विंड मिल्स, ठीक है ना। तो पहले ना इसी एनर्जी का यूज़ करके, बहुत पहले क्या हुआ करता था, हम विंड मिल्स का यूज़ करते थे। विंड मिल्स एक्चुअली में देखो होता क्या है, देखो यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि जो विंड मिल्स है ना, तो ये जो फिन्स जो होते हैं ना, है ना, ये ब्लेड जो होते हैं आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, जैसे जैसे एयर कांटेक्ट में होगी तो ये विंस जो ना मूव करने लगेंगे। इन विंस में जो क्या, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो हम किसी भी तरह का वर्क कर सकते हैं इसकी हेल्प से, है ना, कोई भी आउटपुट ले सकते हैं, तो हमें एनर्जी मिलेगी और हम काम कर सकते हैं। जैसे वो कह भी रहा है ना, विंड मिल्स वर अर्लियर यूज टू लिफ्ट वाटर एंड ग्रिड ग्रेन, ठीक है। तो विंड मिल्स का हम यूज़ किसी भी तरह से, बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना। विंड मिल से हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर देखो ये वाटर को भी लिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी पानी को भी उठा सकते हैं, कहीं पानी स्टोर है रिजर्वायर में या कहीं पे भी पॉन्ड में, कैनाल में, तो विंड मिल्स का यूज़ करके हम पानी को भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी एनर्जी का हमने यूज़ कर लिया पानी को उठाने में, पानी का काम करने में, पानी को इकट्ठा करने में, ठीक है ना। चलो, वाटर फ्लोइंग डाउन माउंटेन्स कैन मूव रॉक्स, ठीक है, एंड वॉश अवे सॉइल। तो वाटर फ्लोइंग डाउन माउंटेन्स, अगर माउंटेन्स मतलब पहाड़ पर्वत जो होते हैं, अगर वहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है ना, पानी जो है क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है अगर माउंटेन्स के पास में या नीचे, तो क्या होगा, वो जो रॉक्स जो होंगी, जो चट्टानें जो होंगी, और जो वहाँ पर जो मिट्टी जो होगी, वो सब क्या हो जाएगी, धुल जाएगी, वॉश हो जाएगी, है ना, ये भी हो जाएगी। क्योंकि पानी के अंदर में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी ने क्या काम किया, काइनेटिक एनर्जी ने ये काम किया कि जो जो भी चट्टाने हैं ना, उनको भी वहाँ से उनको मूव कर दिया, और सॉइल को भी मूव कर दिया, हटा दिया। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर वाज अर्लियर यूज्ड इन वाटर मिल्स टू ग्रिंड ग्रेन एंड डू अदर काइंड्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो होती है ना पानी की, पहले हम क्या करते थे, पानी में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करके हम लोग ना वाटर मिल्स को चलाते थे, वाटर मिल्स और इन सब को चलाते थे, है ना, ग्रिंड ग्रेन को, एंड डू द अदर काइंड ऑफ वर्क, और दूसरे भी काम करते थे सबसे पहले, बहुत ही पुराने ज़माने में। अब क्या करते हैं हम लोग, नाउ वी यूज़ द एनर्जी ऑफ विंड एंड वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखो आ गया ना, मैंने बोला था ना कि हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, अब हम जो क्या कर रहे हैं, सॉरी, अब हम जब क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते थे वो मैंने बता दिया। अब क्या करते हैं, अब हम एनर्जी का यूज़ करके, विंड एनर्जी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। समझ में आई ना बात। तो यहाँ पर देखो मैं पार्ट 1 ख़त्म कर रहा हूँ, ये अपना पार्ट 1 है। मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, है ना। और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको पार्ट 2 में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।